पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार इस वक्त आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो पर। आइए सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह प्रजापति का व्याख्यान। शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। शिक्षार्थियों नमस्कार। आइए हम स्नातक स्तर भाग 1 के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पारिभाषिक शब्दों का स्वरूप सामान्य शब्दों से भिन्न होता है। इसकी अर्थ सीमा भी सीमित होती है। इसके बावजूद पारिभाषिक शब्दावली अपने में अर्थ की पूर्णता और एक रूपता से व्यवहार क्षेत्र में विस्तार ले लेता है। वर्तमान में वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रशासनिक एवं विधिक कार्यों, प्रबंधन, रक्षा, अंतरिक्ष, भूगोल, भूविज्ञान ऐसे अनेक विषय हैं, अनेक क्षेत्र हैं जिनमें इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि इन विभिन्न क्षेत्रों के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। पारिभाषिक शब्दों के महत्व का आकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजकल जितने भी आविष्कार किए जा रहे हैं उनकी अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है। अर्थात यदि हम फ्रिज कहें तो हमें यह सामान्य मनोदशा, सामान्य समझ में यह आ जाता है कि फ्रिज कहने से कोई ऐसा यंत्र या उपकरण है जिसमें किसी चीज को रखने से खराब नहीं होती, या कहें उसका तापमान नियंत्रित रहता है। शिक्षार्थियों, प्रशासन, प्रबंधन, विधि, वाणिज्य, बैंकिंग, संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और मानविकी आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रयुक्त शब्द लोगों को पूर्णतः समझ में नहीं आते, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग निश्चित विषय और क्षेत्र से संबंधित होता है और इन शब्दों का प्रयोग भी उन्हीं विषय क्षेत्रों तक सीमित होता है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रचलन भी सीमित रहता है। ज्ञान विज्ञान के विकास के साथ साथ नवीन अनुसंधानों और प्रौद्योगिकी में ऐसे हजारों शब्द प्रयुक्त होते हैं जो विषय विशेष से संबंधित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रिज। सामान्य व्यक्ति के लिए इन शब्दों का अर्थ समझना आसान नहीं है। कल्पना कीजिए कि फ्रिज जब बना होगा तो इसका अर्थ और भाव समझाने के लिए कितने प्रयास किए गए होंगे। वस्तु फ्रिज, यंत्र फ्रिज, लेकिन इसका अर्थ यदि बिना वस्तु को देखे हुए कल्पना की जा रही होगी तो समझिए आप कैसे समझा होगा लोगों ने। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए पारिभाषिक शब्दकोश निर्माण कराए जाते हैं ताकि ऐसे शब्दों के अर्थ ग्रहण में आने वाली दुरूहताओं को कम किया जा सके। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आता है वह यह कि ऐसे पारिभाषिक शब्दों को लोग जनमानस आसानी से समझ लेते हैं। आजकल प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग ज्ञान विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों सहित मंत्रालयों, सचिवालयों, न्यायालयों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों, अर्ध सरकारी उपक्रमों आदि में किया जाता है। या इसलिए ताकि उस शब्द के अर्थ में भेद उत्पन्न न हो। अर्थात न्यायालयों के शब्द आप देखेंगे लिए हुए होते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन शब्दों के इतर अर्थ नहीं लगाए जा सकते। शिक्षार्थियों, आपको याद है कि 14 सितंबर 1949 हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी के ऐसे लाखों शब्दों की पहचान, निर्माण प्रक्रिया तथा व्यवहार क्षेत्र की पहचान करना और इन शब्दों का अर्थ सुनिश्चित किया गया। इस तरह इन शब्दों की सूची अद्यतन करने के लिए भाषा विशेषज्ञ लगातार कार्य करते रहे। हिंदी में विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे अधिक शब्द हैं।
हिंदी की अधिकांश शब्दावली संस्कृत धातुओं से बनी है, आपको यह पता है। कंप्यूटर विज्ञान के विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते हैं कि विश्व की संस्कृत एकमात्र और सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। कंप्यूटर की भाषा बनाते समय भी वैज्ञानिकों को यह लगा कि संस्कृत भाषा में सर्वाधिक वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करते हुए कंप्यूटर की भाषा का निर्माण किया जा सकता। इसलिए यह कहना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी भाषा भी महत्वपूर्ण है। आइए पारिभाषिक शब्दावली, अर्थ और स्वरूप को जान लेते हैं। परिभाषा शब्द में एक प्रत्यय लगने से पारिभाषिक शब्द बना है। परिभाषा शब्द किसी विषय का संक्षिप्त एवं तार्किक वर्णन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यह अंग्रेजी के डेफिनेशन का हिंदी पर्याय है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका अर्थ किसी विषय के आकार, रूप, सीमा की स्पष्टता से है। इसी तरह पारिभाषिक अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का पर्याय है। वेबस्टर डिक्शनरी में इसका अर्थ पर्टिकुलर आर्ट, साइंस और ट्रेड दिया है, अर्थात कला, विज्ञान एवं व्यापार विशेष के बारे में। इस तरह पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य किसी ज्ञान, विज्ञान, कला, व्यापार आदि विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्दों से है जो निश्चित अर्थ देते हैं। ये शब्द किसी निश्चित विषय या क्षेत्र विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं और परिभाषित अर्थात डिफाइंड होते हैं। जैसे शिक्षा क्षेत्र का अकादमी, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, रसायन शास्त्र का कार्बनिक, चिकित्सा का हीमोग्लोबिन, भौतिक शास्त्र का घर्षण, गणित का अंडर रूट, बैंक का अकाउंट या खाता इत्यादि। ऐसे शब्दों का अर्थ भेद नहीं होता, अर्थात पारिभाषिक शब्द का अर्थ भिन्नता नहीं होती। इन शब्दों को पारिभाषिक शब्द इसलिए कहा जाता है। इन्हीं शब्द संग्रह से बने ग्रंथ पारिभाषिक शब्दकोश कहलाते हैं। पारिभाषिक के लिए प्रयुक्त टेक्निकल शब्द के कारण पारिभाषिक शब्दावली को तकनीकी शब्दावली भी कहते हैं। आइए शिक्षार्थियों, पारिभाषिक शब्दावली के लिए विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी जान लेते हैं। प्रमुख भाषाविद भोलानाथ तिवारी लिखते हैं, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। एक और परिभाषा हम ले लेते हैं। डॉक्टर रघुवीर वे कहते हैं जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होते हैं और जिनकी सीमा बांधी नहीं जाती वे साधारण शब्द होते हैं। इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ये शब्द किसी विषय विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों की व्यवहार सीमा निश्चित होती है एवं ये निश्चित विषय या भाग को स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं। इसे यदि एक लाइन में कहा जाए तो यह कि ज्ञान, विज्ञान, मानविकी विषयों या विषय अनुभाग विशेष में प्रयुक्त व निश्चित अर्थ देने वाले मानक शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। आइए हम पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों को जान लेते हैं। इनको जानना इसलिए भी आवश्यक है कि हम अपने दैनिक जीवन में लिखते वक्त, बोलते वक्त इन पारिभाषिक शब्दों का उपयोग करते हैं और यदि इन सिद्धांतों को हम समझ जाएं, निश्चित रूप से हम अपनी भाषा को और सुगठित और प्रभावशील, संप्रेषणीय बना सकते हैं। मैं पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने दिल्ली द्वारा स्वीकृत शब्दावली निर्माण के लिए जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका उल्लेख करने जा रहा हूं। इनमें पहला है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उसका लिप्यंतरण करना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के अंतर्गत निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। तत्वों और यौगिकों के नाम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तौल के माप की इकाइयाँ और भौतिक परिमाण की इकाइयाँ जैसे डाइन, कैलोरी, एम्पियर आदि। ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं जैसे मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स के नाम पर, ब्रेल, ब्रेल के नाम पर, बायकाट, कैप्टन बायकाट के नाम पर, गैलोटीन, डॉक्टर गैलोटीन के नाम पर, एम्पियर, मिस्टर एम्पियर के नाम पर, फारेनहाइट तापक्रम, मिस्टर फारेनहाइट के नाम पर इत्यादि। इन शब्दों को हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये उन व्यक्तियों के नाम पर, उन व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए उसे उसी रूप में ग्रहण करना सार्थक और समीचीन होगा। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि भी द्विपदीय नामावली जो होती है उसे उसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। स्थिरांक जैसे पाई, ऐसे शब्द जिसका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा है जैसे रेडियो, पेट्रोल, रेडियो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्याक, प्रतीक चिन्ह और सूत्र जैसे साइन, कोसाइन, लॉग आदि ये गणित में हम प्रयुक्त करते आए हैं। दूसरा, प्रतीक रोमन लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही लिखे जाएंगे, परंतु संक्षिप्त रूप नागरी और मानक रूपों में भी विशेषतः साधारण तौल और माप में लिखे जा सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर का प्रतीक सेमी, हम उसे cm से लिखते हैं। हिंदी में भी ऐसे प्रयोग होगा, परंतु नागरी संक्षिप्त रूप में से कॉमा मी कॉमा अर्थात से बिंदु मी बिंदु हो सकता है। यह सिद्धांत बाल साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में अपनाया जाएगा, परंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मानक पुस्तकों में केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक जैसे सी और एम ही प्रयुक्त होना चाहिए। तीसरा, ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं जैसे क, ख, ग या अ, ब, स, परंतु त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए जैसे साइन ए, कॉस बी आदि। संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यतः अनुवाद किया जाना चाहिए। हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुधार विरोधी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। अगला, सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एक रूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसा शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों और संस्कृत धातुओं पर आधारित हों। ऐसे शब्द जो सामान्य प्रयोग के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषा में प्रचलित हो गए हैं जैसे टेलीग्राफ, टेलीग्राम के लिए तार, पोस्ट के लिए डाक आदि इस रूप में व्यवहार में लाए जाने चाहिए। अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं जैसे टिकट, सिग्नल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, रेस्तरां, डिलक्स आदि इसी रूप में अपनाए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण, अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी वर्णों में नए चिन्ह और प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पड़े। शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिक अनुरूप होना चाहिए और उनमें ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो परिवर्तन भारत के शिक्षित वर्ग में प्रचलित हों। लिंग, हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में अन्यथा कारण न होने पर पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए। संकर शब्द, पारिभाषिक शब्दावली में संकर शब्द जैसे गारंटीड, क्लासिकल, कोडकार आदि के रूप में ही स्वीकृत किए जाने चाहिए और ऐसे शब्द रूपों को पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकताओं यथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों में संधि और समास, कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह जिसे हम हाइफन कहते हैं
लगा लेना चाहिए। इससे कई शब्द रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझने में सहायता मिलती है। जहाँ तक संस्कृत पर आधारित आदि वृद्धियों का संबंध है, व्यवहारिक लाक्षणिक आदि प्रचलित संस्कृत शब्दों में आदि वृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित है, परंतु नवनिर्मित शब्दों में इसे बचना चाहिए। हलंत, नए अपनाए हुए शब्दों में आवश्यकता अनुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए। पंचवर्ण का प्रयोग, पंचवर्ण के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग करना चाहिए, परंतु लिप्यंतरण लेंस पेटेंट या पेटेंट न करके क्रमशः लेंस पेटेंट ही करना चाहिए। शिक्षार्थियों, आइए हम पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली विशेषता, प्रत्येक पारिभाषिक शब्दों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है जो किसी विशेष विषय क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, पारिभाषिक शब्द ज्ञान विज्ञान क्षेत्र या विषय वस्तु की संकल्पनाओं के अनुरूप होते हैं। तीसरा, पारिभाषिक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। इन शब्दों में अर्थ संकोच अथवा अर्थ विस्तार की संभावना बहुत कम होती है। चौथा, पारिभाषिक शब्द निश्चित संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है, जैसे तापमान, मापक के लिए थर्मामीटर, शिराओं और धमनियों में बहने वाले रक्त द्रव्य, खून के लिए रक्ताणु, जिससे कंप्यूटर संचालित होता है उसे सॉफ्टवेयर इत्यादि। इन शब्दों का निर्माण अधिकतर ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में हुए आविष्कारों के आविष्कर्ताओं के नाम से भी होता है, जैसे सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा खोजे गए बोसोन कण के कारण हिग्स बोसोन, सीवी रमन द्वारा खोजे गए फोटॉन कण के कारण वितरण के कारण रमन इफेक्ट, न्यूटन द्वारा बताए गए गति के नियमों के कारण न्यूटन का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए सामाजिक वर्ग भेद के कारण मार्क्सिज्म इत्यादि। छठवां, पारिभाषिक शब्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रूप होते हैं। पारिभाषिक शब्द निर्माण में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वे इस तरह। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो इस तरह हैं। पहला, शब्द स्वीकार्यता। ऐसे शब्द जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हैं और हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं, उन शब्दों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए, जैसे रासायनिक तत्व सोडियम, सल्फर, नाइट्रेट, पोटेशियम, पेट्रोल। इसी तरह मापक इकाइयाँ किलोग्राम, मीटर, लीटर, कैलोरी, जूल। चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द इंजेक्शन, ग्लूकोज, टेलीस्कोप, एक्सरे, ऑपरेशन आदि। इसी तरह आम बोलचाल में व्यवहार में लाए जाने वाले डीजल, बैंक, चेक, मोटरसाइकिल, रोड, बाईपास, 4 लेन, कंप्यूटर, मशीन इत्यादि। इन शब्दों को जो का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा है अनुकूलता। ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि हिंदी के अनुरूप है या हिंदी के अनुरूप ढाल लिया गया हो और वे शब्द बहुप्रयुक्त हो रहे हों, जैसे अंग्रेजी या आंचलिक शब्दों की पारिभाषिक शब्दावली में शामिल कर लिया जाना चाहिए, जैसे इंजन का इंजन, इसी तरह हॉकी, क्रिकेट, बॉल आदि। इसी तरह अन्य भाषा का शब्द अनुकूलन की प्रक्रिया से ग्राह्य भाषा की प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुरूप ढाला जाना चाहिए, जैसे अंग्रेजी का एकेडमी से अकादमी, जेलर का जेलर। इसी तरह हिंदी के जमादार का अंग्रेजी रूप जमादार, खलासी का खलासी आदि। ऐसे शब्दों को अनुकूलता के अनुरूप ढाल लेना चाहिए। तीसरा है निर्माण प्रक्रिया। शब्दों की निर्माण प्रक्रिया में यह ध्यान रखना चाहिए कि नए शब्दों का निर्माण संस्कृत धातुओं से किया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संस्कृत कंप्यूटर की सर्वश्रेष्ठ भाषा स्वीकारी गई है, अर्थात कंप्यूटर भाषा बनाने में संस्कृत भाषा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारतीय भाषाओं के शब्द जिनमें उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर शब्द बना दिए गए हैं या जिनके तद्भव रूप बन गए हैं, उन्हें पारिभाषिक शब्दावली के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। जैसे भोक्ता में उपसर्ग लगने से बना उपभोक्ता, लिपि में इक प्रत्यय लगने से बना लिपिक, इसी तरह धान्यम का तद्भव रूप धान इत्यादि। ध्यान रहे, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यथासंभव मूल शब्द से किया जाना चाहिए ताकि अर्थ की मौलिकता स्पष्टता बनी रहे, सुरक्षित रहे, जैसे स्वन से बने स्वनिम, स्वनिमिकी आदि। आइए शिक्षार्थियों,
अब हम सामान्य पारिभाषिक शब्दों में अंतर जान लेते हैं। सामान्य शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे मकान, नदी, पानी, लड़का इत्यादि। नदी का सरिता, पानी का जल या पानी का अम्मू सामान्यतः कई बोलियों में बोला जाता है, लेकिन वो पारिभाषिक शब्द नहीं हो सकते। इसी तरह सामान्य भाषा में प्रासंग के अनुकूल उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे घर साफ है, घर का अर्थ घर ही है। घर की हालत अच्छी है, घर में रहने वाले अथवा परिवार की हालत पर चर्चा की जा रही है। तात्पर्य कि यदि हम यह बोलते हैं कि घर की हालत अच्छी है, इसका मतलब यह हुआ कि घर में रहने वाले लोगों की हालत अच्छी है, वे अच्छे हैं। पारिभाषिक शब्द निश्चित सिद्धांत, विषय, वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमें ऐसे सामान्य अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त करना संभव नहीं होता है। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्द जैसे गुरुत्वाकर्षण, तकनीकी, विधिक सलाह, परिसीमन, राज्यपाल, मतदान, चुनाव इत्यादि, इन शब्दों का अर्थ नहीं बदलता। जैसा कि हमने सामान्य शब्द में घर शब्द का अर्थ विचलन देखा। शिक्षार्थियों, आइए हम पारिभाषिक शब्दों के महत्व के बारे में जान लेते हैं। हम यह उल्लेख कर चुके हैं कि पारिभाषिक शब्द एक निश्चित विषय, क्षेत्र और सीमा में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बावजूद पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार क्षेत्र बढ़ा रहता है। वह इसलिए क्योंकि वह पूरे विश्व में एक समान रूप से समझे जाते हैं। प्रशासन, बैंकिंग, वाणिज्य, ज्ञान विज्ञान से जुड़े विषयों, न्यायालय के कार्यों में रोज ऐसे शब्द व्यवहार किए जाते हैं जो सामान्य बोलचाल में कभी व्यवहार में नहीं लाए जाते। ऐसी स्थिति में कार्य निष्पादन और कार्य को गति देने के साथ साथ अर्थ की एक रूपता बनाए रखने के लिए पारिभाषिक शब्दावली ही एक ऐसा माध्यम है जो भौगोलिक सीमाबद्धता होने के बावजूद एक रूपता प्रदान कर सकती है। ऐसे अंग्रेजी के अनेक शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी की एजेंट, बैंक, बैंक ड्राफ्ट, बिल, क्लर्क, सेल फोन, सेंसर, चार्ट, सर्किट हाउस, डिप्लोमा, ड्राइंग, ड्यूटी, फाइल, फर्म, ग्राफ, गारंटी, हॉल, हार्डवेयर, हाउसिंग सोसाइटी, होम गार्ड, जॉब, मास्टर प्लान, मास्टर फाइल, पुलिस, कमांडर इन चीफ, लाइसेंस, यार्ड सुपरवाइजर, क्रेडिट स्लिप, रिकॉर्ड इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द हैं। ये शब्द हिंदी में भी इन्हीं ध्वनियों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे हजारों शब्द के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के आंचलिक शब्द भी बहुत प्रचलित हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, अब उच्चतर शिक्षा विज्ञान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अभी वर्तमान में पुनः उसको शिक्षा मंत्रालय बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन हिंदी के विकास के लिए कई योजना बनाई। 1950 में शिक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में वैज्ञानिक बोर्ड की स्थापना की गई। हिंदी पारिभाषिक शब्दावली संबंधी कार्य विस्तार को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के अध्यादेश के तहत 1 अक्टूबर 1961 को प्रसिद्ध भौतिक डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने दिल्ली ने भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, रचना, भूगोल, भूविज्ञान, कृषि, वनस्पति, अभियांत्रिकी, मनोविज्ञान, इतिहास, प्रशासन, आयुर्विज्ञान, समाज विज्ञान, नृविज्ञान, दर्शन शास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, राजनीति विज्ञान, कला, प्रबंध विज्ञान, अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान विषयों से संबंधित लगभग 8 लाख शब्दों की विभिन्न विषयों की शब्दावली तथा कई परिभाषा कोश का निर्माण कराया। इसी तरह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने सामान्य विज्ञान, गणित, भूगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन, भूविज्ञान क्षेत्र से जुड़े
3000 पुस्तकों का निर्माण कराया। इन पुस्तकों का निर्माण करने का प्रमुख उद्देश्य पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए ज्ञान विज्ञान की मानक पुस्तकें सुलभ कराना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे अनुसंधान कार्यों आविष्कारों की जानकारी प्राप्त की जा सके और अपने अनुसंधान कार्यों आविष्कारों की जानकारी दूसरों को दी जा सके। इसी तरह अन्य क्षेत्र प्रशासन, प्रबंधन, विधि, वाणिज्य, बैंकिंग, संचार, कंप्यूटर, तकनीकी और मानविकी विषय के कार्य संपादन के लिए पारिभाषिक शब्दावली व्यवहृत की जा रही है। यह पारिभाषिक शब्दावली की महत्ता को स्वमेव प्रतिपादित करता है। शिक्षार्थियों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उनकी पारिभाषिकता सुनिश्चित हो, ताकि अर्थभेद, अर्थ विचलन न हो पाए। इससे हमारी भाषा, हमारी बोलने की क्षमता, हमारी लेखन क्षमता और अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता, संप्रेषणीयता और अधिक प्रभावी हो जाती है। यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना, मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना, सा सुंदर सा सपना।